हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT इंग्लिश 2024 की तैयारी और अगर आपको करना है क्वालिफाई ये एग्ज़ाम, तो बिना देर किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए खूब सारा कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेल ID। ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक कुछ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं मुझे, अपनी प्रॉब्लम्स अपने मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, और भी कई इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट से थर्ड टॉपिक न्यू क्लासिकल एज। सो आज के वीडियो में हम न्यू क्लासिकल एज पे डिटेल्ड लेक्चर करेंगे। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट होती है 1660 में और ख़त्म होती है 1798 में। सो किसी भी पीरियड को पढ़ने के लिए उसकी जो टाइमिंग्स है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 1660 और 1798 दोनों ही इम्पॉर्टेंट ईयर हैं। 1660 में आपका रिस्टोरेशन शुरू हुआ था, रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स II, तो यहाँ से रिस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है। और 1798 में पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड, और लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक एज शुरू हो जाती है। तो आप इस तरीके से इसकी टाइमिंग्स को याद कर सकते हैं। साथ ही कभी कभी आप देखेंगे कि डिवीज़न इस तरीके से होता है कि न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट होती है 1600 से लेकर और 1800 तक चलती है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं 1600 टू 1800 याद करने में, तो आप इस तरीके से भी न्यू क्लासिकल एज का टाइम पीरियड जो है वो याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है न्यू क्लासिकल एज। सो न्यू क्लासिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू अ मूवमेंट दैट फ्लरिश्ड बिटवीन 1660 टू 1798 एंड केम बिटवीन रेनेसां एंड रोमांटिक पीरियड्स। सो एक और तरीका आपको मिलता है याद करने का कि जो न्यू क्लासिकल एज है ये इंग्लिश लिटरेचर की ऐसी एज है जो फ्लरिश हुई थी 1660 से 1798 के बीच में, और जो आती है रेनेसां और रोमांटिक पीरियड के बीच में। सो रेनेसां आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेनेसां की टाइमिंग्स आपको पता है, और रोमांटिक पीरियड आपको पता है कब से शुरू होता है। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि न्यू क्लासिकल पीरियड कौन सा पीरियड है जो रेनेसां पीरियड से लेकर रोमांटिक पीरियड के बीच में चला, क्योंकि इस पीरियड में ऑलरेडी काफ़ी सब एजेस, सब पीरियड्स जो हैं वो आते हैं। तो इसलिए आप न्यू क्लासिकल एज को इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। दिस पीरियड इज़ ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज द न्यू क्लासिकल एरा। सो एरा का मतलब भी होता है पीरियड, तो इस पीरियड को हम न्यू क्लासिकल एरा भी कहते हैं। अब न्यू क्लासिकल का मतलब क्या होता है? सो न्यू मीन्स न्यू, न्यू का मतलब होता है न्यू। सो द टर्म न्यू क्लासिकल मीन्स न्यू क्लासिकल। सो जो न्यू क्लासिकल टर्म है उसका मतलब यहाँ पर क्या है? न्यू क्लासिकल है। सो क्लासिकल हम कहते हैं एंशियंट ग्रीक और रोमन राइटर्स को, और उनके पीरियड को हम कहते थे क्लासिकल पीरियड ऑफ लिटरेचर। सो यहाँ पर उन 18th सेंचुरी राइटर्स को हम न्यू क्लासिकल राइटर्स कहते हैं जो एंशियंट ग्रीक और रोमन राइटर्स की आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते थे, या एंशियंट ग्रीक और रोमन राइटर्स को जो इमिटेट कर रहे हैं अपने वर्क में। Thus, New Classical refers to a style based on but different from the classical structure of the ancient Roman and Greek writers. So, New Classical ऐसे राइटिंग स्टाइल पे बेस्ड है जो कि है तो क्लासिकल स्ट्रक्चर पर, लेकिन क्या है उससे डिफरेंट है। ठीक है, क्लासिकल स्ट्रक्चर जो एंशियंट रोमन और ग्रीक राइटर्स का है उसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड इनका वर्क है, लेकिन उनसे थोड़ा डिफरेंट है। During this era, both new classical art and literature emerged. However, new classicism was a unique style with its own themes and work. So, new classical movement जो था वो art और literature का movement था, और यहाँ पे न्यू क्लासिकल टाइम में एक यूनिक स्टाइल और एक यूनिक थीम्स जो है, यूनिक वर्क जो है वो डेवलप होता है, क्योंकि ये जो वर्क है ये सोसाइटी को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा दिखाता है। क्लासिसिस्ट की तरह एक आइडियलिस्टिक लिटरेचर जो है वो इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि यहाँ पर इन्होंने एक सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए जो लिटरेचर है वो क्रिएट किया था। न्यू क्लासिसिज्म वॉज
so named because the writers imitated classical structure of the Roman and Greek of ancient times. So जैसे कि मैंने बताया आपको कि न्यू क्लासिकल इसलिए इनका नाम पड़ा, या इस एज का नाम न्यू क्लासिकल इसलिए पड़ा क्योंकि इस वक्त के जो राइटर थे उन्होंने इमिटेट किया था, नकल की थी क्लासिकल स्ट्रक्चर की। जो क्लासिकल राइटर्स ने क्लासिकल स्ट्रक्चर दिया था लिटरेचर को, उस स्ट्रक्चर को इन्होंने यहाँ पर इमिटेट किया था एंशिएंट रोमन और ग्रीक राइटर्स के। बिटवीन 1660 to 1798 writers created works that embraced logic and reason and eschewed the ideas of enlightenment. So यहाँ पर 1660 से लेकर 1798 के बीच में राइटर्स ने ऐसा वर्क क्रिएट किया जो लॉजिक और रीज़न को इम्ब्रेस करता था एंड eschewed the ideas of enlightenment. अभी जो enlightenment है ये enlightenment of रेनेसा है। रेनेसा में इंसान को एज बेसिकली गुड नेचर्ड मैन या फिर अच्छाइयों का पुतला की तरह इंसान को रिप्रेजेंट किया जाता था। सो जो न्यू क्लासिकल लिटरेचर है वो डायरेक्टली इन अपोजिशन ऑफ रेनेसा एटीट्यूड है, यानी कि रेनेसा एटीट्यूड या रेनेसा लिटरेचर जो है उसका डायरेक्टली अपोजिशन करता है न्यू क्लासिकल लिटरेचर। और न्यू क्लासिकल लिटरेचर बेस्ड था ऑर्डर, एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर, लॉजिक और reason पे। They embraced styles such as rhyme using couplets, parody, fables in addition to theatres and new medium of pamphlets. So यहाँ पर जो न्यू क्लासिकल राइटर थे उन्होंने राइम, कपलेट, पैरोडी, फेबल्स इस तरीके के स्टाइल्स को यूज़ किया है इन एडिशन टू थिएटर। साथ में थिएटर्स भी चलता था वहाँ पर, और जो पैम्पलेट्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे यहाँ पर 18th सेंचुरी में ही। दे सॉट टू एजुकेट एज मच एज एंटरटेन। तो वो इंसान को सिर्फ एजुकेट या सोसाइटी को सिर्फ एंटरटेन नहीं करना चाहते थे, साथ साथ क्या करना चाहते थे, एजुकेट भी करना चाहते थे। तो सोशल फ्लॉज की यहाँ पर बात करते थे। इंसान को सिर्फ एक अच्छाइयों के पुतले की तरह नहीं दिखाया जाता था, इंसान में जो बुराइयां हैं, सोसाइटी में जो बुराइयां हैं वो भी यहाँ पर न्यू क्लासिकल लिटरेचर ने दिखाई हैं। न्यू क्लासिसिज्म बिगेन जस्ट आफ्टर द रेनेसा एंडेड। तो जैसे ही रेनेसा खत्म होता है वैसे न्यू क्लासिसिज्म शुरू हो जाता है। whereas the रेनेसा फोकस्ड ऑन लिफ्टिंग द इंडिविजुअल एंड मेकिंग पीपल लार्जर देन लाइफ एंड लिमिटलेस इन देयर पोटेंशियल। तो जैसे रेनेसा लिटरेचर था जो कि फोकस करता था इंडिविजुअल को लिफ्ट करने पे, यानी कि एक इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाने पे रेनेसा लिटरेचर बिलीव करता था, इसीलिए वो इंसान को बहुत अच्छा और एक आइडियल के रूप में दिखाता था। मेकिंग पीपल लार्जर देन लाइफ, लिमिटलेस इन देयर पोटेंशियल, कि इंसान जो उसके बाद बहुत सारा पोटेंशियल है। सो ये सब रेनेसा लिटरेचर में जहाँ पर दिखाई देता था। वही न्यू क्लासिसिज्म प्लेस द इंडिविजुअल इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। सो न्यू क्लासिकल लिटरेचर इंडिविजुअल को सोसाइटी के कंटेक्स्ट में दिखाता था कि सोसाइटी के बीच में, समाज के बीच में एक इंडिविजुअल कैसा है, बिकेम फ्लॉड, कि वो सोसाइटी के साथ मिलकर कैसा हो जाता है, फुल ऑफ फ्लॉज हो जाता है, उसके अंदर काफ़ी सारी कमियां होती हैं, काफ़ी सारी बुराइयां होती हैं। एंड द पैशन नीडेड टू बी कर्व्ड बाय रीज़न, और इंसान के अंदर जो पैशन होता है वो भी क्या है, दैट इज़ नीडेड टू बी कर्व्ड बाय रीज़न। उस पैशन को भी कर्व किया जाना चाहिए रीजंस के तहत, यानी कि उस पैशन को भी रीज़न यानी कि दिमाग की जो फैकल्टी है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करनी चाहिए। न्यू क्लासिकल एरा वॉज अ टाइम ऑफ कंफर्टेबलनेस इन इंग्लैंड। सो न्यू क्लासिकल एरा कैसा टाइम था, टाइम ऑफ कंफर्टेबलनेस इन इंग्लैंड। पीपल वुड मीट एट कॉफ़ी हाउसेस, जब लोग कॉफ़ी हाउसेस में मिला करते थे, टू चैट अबाउट पॉलिटिक्स अमंग अदर टॉपिक्स। सो पॉलिटिक्स के बारे में और अदर टॉपिक्स के बारे में चैट किया करते थे। एंड समटाइम्स ड्रिंक अ न्यू वार्म बेवरेज मेड ऑफ चॉकलेट, और जो न्यू बेवरेजेस हैं, ड्रिंक्स हैं चॉकलेट के, उन्हें पिया करते थे। इट वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश ट्रेडिशन ऑफ ड्रिंकिंग आफ्टरनून टी। सो जो ब्रिटिश ट्रेडिशन थी आफ्टरनून टी पीने की, तो वो भी इसी समय पे शुरू हुई थी। एंड इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास है उसका स्टार्टिंग पॉइंट था न्यू क्लासिकल एज। तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास है उस तबके की शुरुआत इस एज में हुई थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और मिडिल क्लास एज जो तबका है उसकी शुरुआत होने के साथ, पीपल वर मोर लिटरेट, जो लोग थे वो ज़्यादा लिटरेट, ज़्यादा एजुकेटेड होने लगे, क्योंकि मिडिल क्लास जो था वो जो एजुकेशन है वो अफोर्ड कर पाता था अपनी फैमिली के लिए।
अब हम न्यू क्लासिकल टाइमलाइन देख लेते हैं। न्यू क्लासिसिज्म स्टार्टेड इन 1660 व्हेन द स्टुअर्ट्स रिटर्न टू द थ्रोन एंड द एनलाइटनमेंट वाज इन फुल स्विंग। सो न्यू क्लासिसिज्म 1660 में स्टार्ट होता है जब स्टुअर्ट मोनार्की रिस्टोर होती है और स्टुअर्ट किंग जो हैं वो वापस थ्रोन पे आते हैं एंड द एनलाइटनमेंट वाज इन फुल स्विंग। जो एनलाइटनमेंट है वो अपने स्विंग पे, अपने पूरे चरम पे था। न्यू क्लासिसिज्म एज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 स्टेजेस। अब न्यू क्लासिकल एज जो है उसका टाइम स्पेन बहुत लंबा है, तो इसको हम 3 जो फर्दर स्टेजेस हैं, फर्दर पीरियड्स हैं, उनमें डिवाइड कर सकते हैं। सो सबसे पहला पीरियड है रिस्टोरेशन पीरियड। सो रिस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट होता है 1660 में और ख़त्म होता है 1700 में। सो रिस्टोरेशन स्टार्ट होता है विद द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की विद द रिटर्न ऑफ चार्ल्स टू। चार्ल्स टू के रिटर्न पे, चार्ल्स टू के रिस्टोरेशन पे ये रिस्टोरेशन एज जो है वो स्टार्ट होती है 1660 में एंड आफ्टर क्रॉमवेल्स कॉमनवेल्थ। और ये जो ओलिवर क्रॉमवेल्स हैं उनके जो कॉमनवेल्थ पीरियड है उसके बाद ये पीरियड स्टार्ट होता है। सो ओलिवर क्रॉमवेल जो हैं इनका जो कॉमनवेल्थ पीरियड है इसे हम इंटररेग्नम भी कहते हैं और ये पीरियड 1649 से लेकर 1660 तक चलता है और 1660 में फिर वापस किंग चार्ल्स टू जो है उन्हें रिस्टोर किया जाता है। सो किंग चार्ल्स टू के पीरियड में, रिस्टोरेशन पीरियड में, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट लुक बैक टू द ओल्ड ग्रीक एंड रोमन प्लेस। तो जो आर्टिस्ट थे उस समय वो वापस पुराने जो ग्रीक और रोमन प्लेस हैं उनकी तरफ देखते हैं एंड इमिटेट देयर जर्नल स्टाइल। और उनका जो स्टाइल है उसको वो कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। इसके बाद जो सेकंड पीरियड है वो है ऑगस्टन पीरियड, जो कि स्टार्ट होता है 1700 से लेकर 1745 तक। सो ऑगस्टन एज इज़ द स्टाइल ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ क्वीन एन एंड किंग जॉर्ज वन एंड जॉर्ज टू। सो ऑगस्टन लिटरेचर के समय में सबसे पहले क्वीन एन जो थी वो थ्रोन पर बैठी थी और उनके बाद किंग जॉर्ज वन एंड जॉर्ज टू आते हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। और ये पीरियड था फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एंड एंडेड इन 1740s। तो 1740s के टाइम पे ऑगस्टन एज जो है वो एंड हो जाती है विद द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड जोनाथन स्विफ्ट इन 1744 एंड 1745 रिस्पेक्टिवली। सो जो अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट हैं इनकी डेथ होती है 1744 एंड 1745 में। उसके साथ ही ये पीरियड जो है एंड हो जाता है क्योंकि इस एज के जो लिटरेरी डिक्टेटर थे वो थे अलेक्जेंडर पोप। इसके बाद जो थर्ड पीरियड है न्यू क्लासिकल एज के अंडर में वो है एज ऑफ जॉनसन, जो कि स्टार्ट होती है ऑगस्टन एज की एंडिंग के साथ 1745 में और ख़त्म होती है 1798 में लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के साथ, यानी कि रोमांटिक एज की स्टार्टिंग के साथ। सो इसी एज को हम कहते हैं द एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड एज ऑफ एनलाइटनमेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि न्यू क्लासिकल एज जो है इसके अंदर कितनी सारी सब एजेस हैं और कितने सारे नेम्स से हम इसको जान रहे हैं यहाँ पर। सो ये जो पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट और एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, इट वाज अ पीरियड बिटवीन 1745 टू 1798 एंड इज नेम्ड आफ्टर सैमुअल जॉनसन। और इसको सैमुअल जॉनसन के नेम पर एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो जॉनसन जो थे वो वन ऑफ द प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ही रोट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन्होंने डिक्शनरी लिखी थी इंग्लिश लैंग्वेज की, बहुत पॉपुलर वर्क है इनका, बिटवीन 1745 टू 1755। तो 1755 में पब्लिश किया था इन्होंने डिक्शनरी को और पूछा भी जाता है ये ईयर। ही वॉज अ लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ दिस टाइम। सो जॉनसन जो थे वो लिटरेरी डिक्टेटर थे इस टाइम के। Ultimately, the neoclassical era gave way to the romantic era with the publication of Wordsworth lyrical ballads in 1798. So ultimately इन ages के बाद neoclassical era ख़त्म होता है और romantic era की शुरुआत होती है वर्ड्सवर्थ की lyrical ballads के publication के साथ 1798 में। So romantic era या romanticism हमारा अगला टॉपिक भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम romanticism करेंगे और देखेंगे आपकी किस तरीके से ages आगे बढ़ती हैं। So whereas New classicism looked to the beauty of order. So
जहाँ न्यू क्लासिसिज्म ब्यूटी ऑफ ऑर्डर देखता था, लॉजिक देखता था, रीजन देखता था, सो रोमांटिसिज्म लेटर एम्फेसाइज्ड ऑन इंडिविजुअल एंड पुट मोर वेट ऑन इमेजिनेटिव एंड पर्सनल। सो जो रोमांटिसिज्म है उसने इंडिविजुअल पे, जो मैन है, कॉमन मैन है, उस पर ज़्यादा फोकस किया था, और जो इमेजिनेटिव और पर्सनल एस्पेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया था। सो रोमांटिसिज्म के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेचर। सो न्यू क्लासिकल लिटरेचर के क्या क्या फीचर्स थे। सो सबसे पहले न्यू क्लासिकल लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्डर, एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर और लॉजिक और रीजन भी आप कह सकते हैं। इन डायरेक्ट अपोजिशन टू रेनेसा एटीट्यूड्स वेयर मैन वॉज सीन बेसिकली एज गुड, द न्यू क्लासिकल राइटर्स पोर्ट्रेट मैन एज इनहेरेंटली फ्लॉड। तो ये जो न्यू क्लासिकल एज थी, ये क्या थी, रेनेसा एटीट्यूड के डायरेक्ट अपोजिशन में थी, जहाँ पर इंसान को बेसिकली गुड नेचर्ड मैन की तरह, आइडियलिस्टिक मैन की तरह देखा जाता था। न्यू क्लासिकल राइटर पोर्ट्रेट मैन एज इनहेरेंटली फ्लॉड। सो न्यू क्लासिकल जो राइटर्स थे उन्होंने इंसान को कैसे पोर्ट्रे किया कि इंसान क्या है, इनहेरेंटली फ्लॉड है, कि उसमें बुराइयां तो है ही हैं। They emphasized restraint, self-control and common sense. This was a time when conservatism flourished in both politics and literature. So इन्होंने सेल्फ कंट्रोल के ऊपर, रिस्ट्रेंट के ऊपर और जो कॉमन सेंस है इंसान का उसको ज़्यादा यूज़ करने के ऊपर फोकस किया है, ना ही कि आइडियलिस्टिक होने के ऊपर। दिस वॉज अ टाइम, ये एक ऐसा टाइम था जब कंजर्वेटिज्म फ्लरिश किया। कंजर्वेटिज्म यानी कि जो मोनार्की है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश की इन पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर, पॉलिटिक्स में भी और लिटरेचर में भी। पॉपुलर टाइप्स ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेचर इंक्लूडेड। सो जो पॉपुलर टाइप्स ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेचर था वो इंक्लूड करता है पैरोडी को, एसेज, सटायर्स, लेटर्स, फेबल्स, मेलोड्रामा, राइमिंग विद कपलेट्स। सो ये सारी चीज़ें जो हैं फॉलो की गई न्यू क्लासिकल एरा में। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं फेमस न्यू क्लासिकल राइटर्स की, जिनमें सबसे पहले हैं जॉन ड्राइडन, जो कि रिस्टोरेशन एज के बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं। इसके साथ ही विलियम वाइचरली, विलियम कॉनग्रीव, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस प्ले राइट हैं रिस्टोरेशन एज के। सो रिस्टोरेशन एज के जितने भी फेमस राइटर्स हैं वो भी न्यू क्लासिकल एरा में इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि न्यू क्लासिकल एज जो है अपने आप में बहुत लंबी एज है और इसके अंदर ऑलरेडी 2-3 एजेस या 2-3 जो सब पीरियड्स हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं। इसके बाद है अलेक्जेंडर पोप, जिनके नाम पे ऑगस्टन पीरियड है। ऑगस्टन एज ऑफ लिटरेचर के प्रोमिनेंट राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप। डेनियल डिफो, सैमुअल जॉनसन, इनके नाम पर भी एज ऑफ जॉनसन है। इसके बाद है ओलिवर गोल्डस्मिथ, बहुत ही फेमस राइटर हैं न्यू क्लासिकल एरा के। जोनाथन स्विफ्ट जो हैं ये भी बहुत प्रोमिनेंट राइटर हैं। रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिशन, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियोडिकल राइटर्स हैं 18th सेंचुरी के। इसके बाद थॉमस ग्रे हैं। थॉमस ग्रे की जो पोएम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 18th सेंचुरी पोइट हैं। इसके बाद 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, टोबियस जॉर्ज स्मॉलेट एंड लॉरेंस स्टर्न। सो इन चारों को हम कहते हैं 4 व्हील ऑफ नॉवेल के नाम से भी ये फेमस है। सो ये हैं 4 व्हील ऑफ नॉवल, इनके नाम भी आप याद रखेंगे। और ये है न्यू क्लासिकल एज के नॉवलिस्ट, फेमस नॉवलिस्ट। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ न्यू क्लासिकल राइटर्स। सो न्यू क्लासिकल राइटर्स का जो इंपॉर्टेंट वर्क है इसमें सबसे पहले है अलेक्जेंडर पोप का वर्क द रेप ऑफ द लॉक एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म। इसके बाद है लेडी मैरी वॉटले मॉन्टेगू का वर्क हिम टू द मून। और इसके बाद हम देखेंगे रॉबर्ट बर्न्स का वर्क है अ रेड रेड रोज। इसके बाद ओलिवर गोल्डस्मिथ जो हैं इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है विकार ऑफ वेकफील्ड द डेजर्टेड विलेज शी स्टूप्स टू कॉन्कर। सो फ्रेंड्स, ये जो इम्पॉर्टेंट टाइटल्स हैं इनके वर्क के ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली टाइटल पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है रिचर्ड प्रिंसले शेरिडन, इनका फेमस वर्क है द राइवल्स। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट राइटर हैं जोनाथन स्विफ्ट, जिनका फेमस वर्क है अ बैटल ऑफ द बुक्स, अ टेल ऑफ टब, गुलिवर्स ट्रैवल, अ मोडस्ट प्रपोजल। सो ये आपको याद रखने हैं सभी टाइटल्स। इसके साथ अब नेक्स्ट वर्क है रिचर्ड स्टील का द टैटलर। उसके बाद जोसेफ एडिशन का द स्पेक्टेटर, जिसके को फाउंडर स्टील भी रहे हैं। तो ये दोनों ही पीरियोडिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों में ही कंट्रीब्यूट किया है इन दोनों राइटर्स ने। सो ये पीरियोडिकल्स, इनकी टाइमिंग्स आप याद रखेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो है डेनियल डिफो, जिनका इम्पोर्टेंट वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो। सो ये टाइटल्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि रॉबिन्सन क्रूसो किसने लिखी है। सो आपको याद होना चाहिए डेनियल डिफो ने। इसके बाद है थॉमस ग्रे, जिनकी फेमस पोम है द एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोम है। इसके बाद है विलियम ब्लेक, जिनका फेमस वर्क है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड पोइटिकल स्केचेस। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं सैमुअल जॉनसन, जिनका फेमस वर्क है द डिक्शनरी एंड लाइव्स ऑफ द पोएट्स, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। ये इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जिनको आपको याद रखना है, टाइटल्स आपको कंप्लीट याद रखने हैं इनके। इसके बाद हेनरी फील्डिंग का इम्पॉर्टेंट वर्क है जोसेफ एंड्रयूज एंड टॉम जोन्स, और सैमुअल रिचर्डसन का फेमस वर्क है पामेला एंड क्लैरिसा। इसी के साथ टोबियस जॉर्ज स्मॉलेट जो है इनका फेमस वर्क है रॉड्रिक रैंडम एंड हम्फ्री क्लिंकर, और जो लॉरेंस स्टर्न है इनका फेमस वर्क है ट्रिस्ट्रम शैंडी एंड अ सेंटिमेंटल जर्नी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ न्यू क्लासिकल एज की जितनी भी जानकारी हो सकती है वो मैंने आपको देने की कोशिश की। इसके साथ आपको जो भी इम्पोर्टेंट राइटर्स लगते हैं न्यू क्लासिकल एज के, या जो भी उनका इम्पोर्टेंट वर्क आपको मिलता है, वो सब आप नोट डाउन करके रख लें इन्हीं नोट्स के साथ में। सो अब तक आप लोगों ने नोट्स की कॉपी आई थिंक बना ही दी होगी, तो आप सभी नोट्स लेते रहें इन वीडियोज़ से, और नोट डाउन करके जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसे भी आप उसमें ऐड ऑन करते रहें। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।